जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर थर्ड का महासंग्राम रिवीजन क्लास सेकंड देखेंगे। हर एक पेपर का हमने बताया है कि आपके लिए 2 महासंग्राम रिवीजन क्लासेस में आपके पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। आज पेपर थर्ड की क्लास समाप्त हो जाएगी, कल से आपके पेपर फोर्थ की क्लास चलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप टेलीग्राम चैनल का भी आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे ये जो आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास कराई जा रही है या जो भी क्लासेस कराई जाती हैं उनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं वहाँ पर भेज दिए जाते हैं, तो आप नोटिफिकेशंस भी प्राप्त करते रहेंगे, विभिन्न नोट्स भी प्राप्त करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, ये सभी के नोट्स वहाँ पर दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम पर बने रहें। चलिए देखते हैं जियोग्राफी पेपर थर्ड का नेक्स्ट हमारा कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने एक वीडियो देख ली है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको देख लीजिए और रिवीजन करने के लिए नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारत में 4 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं। भारत को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे कि महान पर्वत, उत्तरी मैदान, भारतीय रेगिस्तान, दक्कन का पठार और तटीय मैदान। ये कुल मिलाकर 5 भागों में विभाजित किए गए हैं। कौन कौन से? सबसे उत्तर में आपको देखने को मिलेगा महान पर्वत। महान पर्वत के पश्चात आपको यहाँ पर पर्वत देखने को मिलेगा, उसके पश्चात यहाँ पर ये उत्तरी मैदान है, फिर यहाँ पर रेगिस्तान है, फिर दक्कन का पठार और आपके ये जो ऐसे तटीय मैदान है। तो ये 5 भागों में भौगोलिक क्षेत्र को भारत में बांटा गया है। जैसा ही आप पढ़ते हैं उन शब्दों पर विशेष ध्यान दें जो कि आपको यह पहचानने में मदद करते हैं कि वे भौगोलिक क्षेत्र आपके मानचित्र पर कहाँ स्थित हैं, जो कि हमने बताया आपका मैप ऐसे है, समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। जैसे ही महान पर्वत का नाम आता होगा सबसे ऊपरी उत्तर भाग में आप देखते होंगे उत्तरी मैदान, उसके पश्चात भारतीय रेगिस्तान इधर, फिर दक्कन का पठार और तटीय मैदान हैं। ये कुल मिलाकर 5 आपके प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भौगोलिक संरचना का अर्थ क्या है। भारत के भौगोलिक स्वरूप से आशय भारत में भौगोलिक तत्वों के वितरण और उसके प्रतिरूप से है, जो लगभग हर दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। दक्षिण एशिया में 3 प्रायद्वीपों से मध्यवर्ती जो प्रायद्वीप पर स्थित यह देश अपने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व का 7वां बड़ा देश है। कैथा स्थान है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से तो पहले स्थान पे आ गया है भारत। अगला हम प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित तापीय संकल्पना के अनुसार मानसून उत्पत्ति पृथ्वी पर स्थल तथा जल के असमान वितरण और उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो मानसूनी हवाएं जो हैं वह स्थल तथा जल समीर का ही विस्तृत रूप होती हैं। हर एक प्रश्न जैसे कि आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उसी के अनुसार आपके क्वेश्चंस लगाए गए हैं कंटिन्यूसली, और साथ ही साथ आप ध्यान से सुनते रहिए जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आप क्या कीजिए, दिए गए नोट से टेलीग्राम से रिवीजन कर लीजिए। आपके जब भी पेपर एग्जाम हो जाएं तो पेपर क्वेश्चन पेपर जो है आपका वह दिए गए टेलीग्राम चैनल पर या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिससे उसको सॉल्व कराया जा सके। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मानसून से आप क्या समझते हैं। यह आमतौर पर जून के पहले सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे के पास आता है। इसके बाद यह 2 शाखाओं अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित हो जाता है। जून की शुरुआत से लेकर मध्य जून तक का समय जो है जब मानसूनी हवाओं का पहला बैच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं, मानसूनी की शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, जैसे कि प्रायद्वीप पर सबसे पहला एक प्रकार से जब उसका बैच पहुंचता है तो तभी से जो है मानसून की शुरुआत हो जाती है। भारतीय मानसून की विशेषताओं की बात करें तो मानसून एक मौसमी पवन उत्क्रमण है जो ज़्यादातर पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। मानसून तीव्र बारिश होती है जो पूरे बरसात के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक चलती है। वे अक्टूबर तक रह सकते हैं। मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर समुद्री हवाएं
होती हैं। यह मानसून की विशेषताएं हैं। वह कब से कब आती हैं? जून से सितंबर तक यहाँ पर मानसूनी हवाएं चलती हैं, जिससे क्या होता है कि तीव्र बारिश होती है। और यह अधिकतर कहाँ पर होते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर पृथ्वी के होते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारतीय जलवायु क्षेत्र क्या है? भारत की जलवायु के विषय में जानें तो संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। कैसा? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द का अर्थ जो है पवनों की दिशा तथा मौसम के अनुसार उलट जाना होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के 5 जलवायु क्षेत्र कौन से हैं? कोपेन के अनुसार हम देखें तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में निम्नलिखित 6 प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं। पहला है अल्पाइन, दूसरा है आर्द्र उपोष्ण, तीसरा है उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क, चौथा है उष्णकटिबंधीय नम और पांचवा है अर्धशुष्क और छठा हमारा शुष्क मरुस्थलीय है। ये हमारे 6 जलवायु प्रदेश हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय कृषि क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एक प्रकार से वही मजबूत बनाए हुई है अर्थव्यवस्था को। भारत में कृषि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती रही है। 1960 के बाद कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। सन 2020 से 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित कार्यों जैसे कि वानिकी का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हिस्सा कितना था? 20.2%। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? भारतीय कृषि की सबसे पहली समस्या क्या है? ग्रामीण शहरी विभाजन जो है, कृषि में निवेश का अभाव है, प्रभावी नीतियों का अभाव है, प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग का अभाव है, विमुद्रीकरण का प्रभाव यहाँ पर है। कृषि में तनाव की घटनाओं का दिखाई देने का मुख्य कारण विमुद्रीकरण है। इस वित्तीय वर्ष में कृषि उत्पादों में कमी आई है। अगला हमारा है सिंचाई की सुविधाएं जो हैं उनके कारण कृषि पर प्रभाव पड़ता है। शुष्क उर्वरक उद्योग, ये सभी जो कारण हैं यही एक प्रकार से कृषि की समस्या के अंतर्गत आते हैं। कैसे? ग्रामीण शहरी विभाजन कर दिया जाता है तो शहर में ज़्यादा लोग क्या नहीं करते? कृषि करते ही नहीं हैं, तो गाँव का जो विभाजन हो जाता है वहीं पर होता है। कृषि में निवेश का अभाव है। कोई भी किसान आप गाँव का देखिए या फिर कोई बड़ा आदमी खेती करवाता ही नहीं है ज़्यादातर। तो जो गांव के होते हैं वह ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। उनमें क्या होता है? निवेश का अभाव होता है। जब ज़्यादा पैसा लगाएंगे, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करेंगे नए, तब जाके उत्पादन अच्छा होगा। तो ये सभी समस्याएं कृषि में भारत के हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहली विशेषता है कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग जो है खाद्यान्नों का होता है। फसलों की विविधता, भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। एक ही खेत में एक साथ अनेक फसलें बोई जाती हैं। अगली विशेषता, कृषि का पुराना ढंग जो है, देश में आज भी कृषि पुराने ढंग से की जाती है। अगला हम देखेंगे प्रश्न हमारा, भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? तो संसाधन विकास के लिए देश के मोटे तौर पर कृषि जलवायु विशेषताओं, विशेष रूप से मिट्टी के प्रकार, तापमान और वर्षा सहित जलवायु तथा इसकी विविधता और जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर 15 कृषि क्षेत्रों में कुल मिलाकर विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, शुष्क भूमि कृषि की विशेषता क्या है? शुष्क भूमि खेती वह है जिसमें कम नमी क्षेत्रों में उगने वाली फसलों को उगाया जाता है। इसमें नमी की कमी, एकल फसल पद्धति, सुनिश्चित सिंचाई की कमी और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रसार जैसी विशेषताएं हैं। और इसकी महत्वपूर्ण फसलों में दलहन, बाजरा जैसे कि मुख्य रूप से मोटे अनाज आदि शामिल होते हैं। कहाँ पर? शुष्क भूमि कृषि में मोटे अनाज जो होते हैं उनका एक प्रकार से उत्पादन किया जाता है, उनकी कृषि की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, शुष्क भूमि की खेती और उसके प्रकार क्या हैं? सूखी खेती वाली फसलों में अंगूर, टमाटर, कद्दू, फलियां और अन्य ग्रीष्मकालीन फसलें शामिल हो सकती हैं। शुष्क भूमि की अनाज फसलों में गेहूं, मक्का, बाजरा, राई और अन्य घासें शामिल हैं जो अनाज पैदा करती हैं। ये फसलें जो हैं बढ़ते मौसम के दौरान वर्षा पर निर्भर होने के बजाय मिट्टी में जमा सर्दियों के पानी का उपयोग करके बढ़ती हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरित क्रांति, एक प्रकार से कृषि में जब शुरुआत अच्छा हुआ, उत्पादन जब अधिक होने लगा तो वह किसके कारण हुआ? हरित क्रांति के कारण हुआ। हरित क्रांति में क्या हुआ था कि उत्पादन उस समय बहुत ही कम हो रहा था कृषि में, तो हरित क्रांति के तहत विभिन्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है नई टेक्निक्स लाई गई। बीज जो हैं उनको हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया गया
अच्छे किस्म की बीजों का उपयोग किया गया, जिससे उत्पादन जो है बहुत ही तेजी से बढ़ा। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति से अभिप्राय है कि सिंचित व असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक मात्रा में उपज कर संकर व बोन बीजों का इस्तेमाल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति से ही भारत में कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई और साथ ही कृषि में हुए सुधार के चलते देश में कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ी है। अगला प्रश्न हमारा पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है। पारंपरिक ऊर्जा का अर्थ है कि हम जीवाश्म ईंधन को जलाकर उसके द्वारा बिजली पैदा करें। आज के समय में गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का दौर शुरू हो गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो तकनीकों पर आधारित होते हैं, सामान्यतः अच्छे हैं एवं कम प्रदूषण या करते हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण और शहरी बस्तियों में क्या अंतर है। तो शहरी बस्तियों में शहर और कस्बे शामिल होते हैं, दूसरी ओर ग्रामीण बस्तियों में गांव एवं बस्तियां शामिल होती हैं। कौन कौन? शहरी बस्तियों में शहर एवं कस्बे होते हैं और ग्रामीण बस्तियों में गांव एवं बस्तियां शामिल होती हैं। निर्मित पर्यावरण के अस्तित्व के कारण शहरी क्षेत्रों में प्रकृति से अलगाव अधिक है। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र के सीधे संपर्क में होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक तत्व उन पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि शहरों में आप देखने को जाएंगे कि विभिन्न जो एक बना देते हैं प्राकृतिक चीज़ें, विभिन्न बिल्डिंग ही रहती है, तो आसपास आपको ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं। तो ये सभी कारण हैं जिससे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 17वां प्रश्न, ग्रामीण बस्तियों की क्या विशेषताएं हैं। ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं, इन बस्तियों का जो है आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा वृद्धि एवं विस्तार की दर बहुत धीमी होती है। ये बस्तियां प्रायः किसी जल स्रोत जैसे तालाब, झील, नदी, नहर अथवा झरने के समीप बसी होती हैं। ग्रामीण बस्तियों के लोग जो है सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समरूपता के साथ आपस में गहरे संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य कार्य क्या है। ऐसी मानव बस्तियां जिनकी अधिकांश आबादी जो है कृषि, मछली पालन, पशुपालन, सब्जी उगाना, खनन, वानिकी और दस्तकारी इत्यादि जैसे कार्यों को मुख्य रूप से करती है, ऐसी बस्तियों को हम क्या कहते हैं, ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। ग्रामीण बस्तियों के लोग सबसे ज़्यादा कृषि, मछली पालन, पशुपालन, सब्जी उगाने जैसे कार्य इत्यादि करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 19वां, भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण की दर जो है 31.2% थी, जो वर्ष 2001 में 27.8% रही थी। वर्ष 2030 तक लगभग 590 मिलियन लोग शहरों में वास कर रहे होंगे। भारत तीव्र शहरीकरण का सामना कर रहा है। इस परिदृश्य से इस वृद्धि के पैटर्न और जनसंख्या पर इसके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार से जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, लोगों के डिमांड भी बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग शहरों में जा रहे हैं, विभिन्न अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए, कारखानों में कार्य करने के लिए। बहुत से कारण हैं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र से वह उठकर शहरों में जा रहे हैं। अगला प्रश्न, शहरी आकृति विज्ञान की विशेषताएं क्या हैं। शहरी आकृति विज्ञान शहरी रूपों की भौतिक विशेषताओं को संदर्भित करता है, जैसे कि इमारतों का स्थानिक लेआउट, शहरी परिदृश्य और इसके परिवर्तन। चेन 2014 में जैसा कि वह मानव निर्माण के उत्पाद और शहरी कार्य के प्रतिबिंब के रूप में शहरी आकार की विकास के साथ यह बदलती रहती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी हुई है। 5 ईयर प्लान जिसे कहते हैं, पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य विकास की दर को बढ़ाना है। इन पंचवर्षीय योजना के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जाता है। इसी के साथ सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पूर्ण रोजगार, आधुनिकीकरण आदि की तरफ भी 5 ईयर प्लान में ध्यान दिया जाता है। अब तक हमारे देश में कुल 13 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वह चलाई जा चुकी हैं। 22वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना क्यों शुरू हुई। देश के संसाधनों के कुशल दोहन, उत्पादन में वृद्धि और सभी को अवसर प्रदान करके लोगों के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के घोषित उद्देश्यों के अनुसरण में मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया जो है वह शुरू हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों और विफलताएं क्या हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि योजना से पहले भारत की राष्ट्रीय आय में सालाना 0.5% की वृद्धि हुई। योजना अवधि के दौरान भारत की औसत
वृद्धि जो है वार्षिक विकास दर लगभग 5% रही। योजना अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वार्षिक प्रति व्यक्ति आय वृद्धि जो है 2.9% थी। एक प्रकार से जब नहीं चलाया गया था पंचवर्षीय योजना तो 0.5% की वृद्धि हो रही थी, परंतु योजना अवधि के दौरान जो है वह 5% जो है भारत की औसत वार्षिक विकास दर थी। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत की कार्य योजना क्या है? ग्राम पंचायत के कार्यों में जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों की देखभाल करना और सुधार करना, नगर पालिका करों का संग्रह करना और सभी के लिए संसाधन शामिल करना, सरकारी रोजगार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह ग्राम स्तर पर एक सरकारी निकाय है। अगला प्रश्न हमारा, कार्य क्षेत्र और परिसीमन के घटक क्या हैं? परिसीमन वे अनुभाग हैं जहां आप अपने शोध के व्यापक मापदंडों और सीमाओं को परिभाषित करते हैं। दायरा विवरण देता है कि आपका अध्ययन क्या खोजेगा, जैसे लक्षित जनसंख्या, सीमा या अध्ययन अवधि। परिसीमन ऐसे कारक और चर हैं जिन्हें अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है। अगला, ये हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो गया महासंग्राम रिवीजन क्लास। कल से आपकी पेपर 4 की महासंग्राम रिवीजन क्लास आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस महासंग्राम रिवीजन क्लासेस को शेयर कीजिए अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में, सबको भेज दीजिए जिससे वह भी वीडियो का लाभ उठा सके। कोई भी आपको समस्या हो, किसी भी प्रकार की कुछ पूछना चाहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताएं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।